Dear students, in my last lecture, I have sent you the videos of the difference between climate and weather, as well as I have also sent the video of greenhouse effect or greenhouse farming, and I have also sent you the one video related to global warming. I hope you have seen it. Okay, it is very necessary to see and understand the video of greenhouse farming. Now here in your textbook you can see the greenhouse farming. You can see one house is here, right? And you can see the sun is giving the rays or heat on the rooftop of the house. Now we see what is that. Okay, now countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building. And this practice is known as greenhouse farming. यहाँ पे HUSE लिखा है, उसकी जगह पे HOUSE आएगा. स्पेलिंग मिस्टेक इज़ देयर. ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे सन रेज बहुत कम मिलता है. ठीक है, जैसे कि कनाडा है, रशिया है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे सन रेज जो है वो बहुत कम होता है. राइट, हमारे इंडिया की तरह वहाँ पे नहीं होता है. तो जहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत ही कम होती है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? बहुत ही कूल या तो बर्फीला रहेगा. तो ऐसे एनवायरनमेंट में प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स जो है बहुत ही कम ग्रो होते हैं या तो नहीं ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए सूर्य की गर्मी चाहिए. राइट, तो ऐसे जो कंट्रीज़ है जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे वेजिटेशंस को ग्रो करने के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है. तो इस तरह के हाउस जैसा बनाया जाता है और उसका जो रूफ़ होता है वो ग्लास का होता है या तो इस तरह का क्लॉथ से ढका जाता है, ताकि जब भी सूर्य की गर्मी आए, जब भी सनरेज चाहे बहुत ही कम हो पर फिर भी जैसे ही सूर्य उगता है और उसकी गर्मी पड़ती है तो वो वो ग्लास जो होता है या क्लॉथ जो होता है वो तुरंत ही इसको पेनिट्रेट करता है. पेनिट्रेट करना मतलब उसको कैच करना, उसको पकड़ लेना और फिर उसको सस्टेन करना मतलब टिकाए रखना. ठीक है, और कहाँ पे टिकाए रखता है? डायरेक्ट हाउस के अंदर जो बनाया होता है वेजिटेबल्स और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो. ठीक है, मैंने आपको ये जो वीडियो भेजा था एक बॉय वाला, ठीक है, वो पृथ्वी जब ठंडी हो जाती है तो उसको पूछता है कि तुम शिवरिंग क्यों कर रहे हो. तो उसको पृथ्वी अचानक से क्यों ठंडी हो गई और क्यों सूर्य की गर्मी उसको नहीं मिल रही है, उसका कारण ढूंढने के लिए जाता है. तो ये भी सेम ही है कि वहाँ पे भी एक आपको हाउस जैसा दिखाया है, बहुत सारे प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसको अंदर ग्रो करने के लिए रखे हैं और उसका रूफटॉप कैसा होता है? ग्लास वाला होता है. और जैसे सूर्य आता है उसकी गर्मी को वो ग्लास जो है वो कैच कर लेता है और उसके अंदर उसको स्टोर करके रखता है. ठीक है, और इस तरह से जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसको हम ग्रीन हाउस फार्मिंग बोलेंगे. तो ये ग्रीन हाउस फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल एज यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. ये जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ भी करना है और उसके बाजू में आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है वो लिखना भी है. अंडरस्टूड. अब आगे चलते हैं. चेंजिंग क्लाइमेट. क्लाइमेट क्यों चेंज होता है? हमने देखा था कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में बहुत डिफरेंस है. क्लाइमेट जो है नियरली 30 to 35 ईयर्स के बाद चेंज होता है. ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये आपको सोचना है कि जहाँ पे पहले बंजर ज़मीन थी वहाँ पे अभी बहुत सारी बारिश होती है. जहाँ पे पहले बहुत बारिश होती थी वहाँ पे अभी कम होने लगी है. तो क्लाइमेट कुछ सालों के बाद चेंज होता रहता है. अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हम किसको बोलेंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स to an unequal and continual rise in the average temperature of
Earth's climate system due to the greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है पृथ्वी का, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम अनइक्वल हो जाता है। और वो क्यों बढ़ता है? तो 3 प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में अचानक से बढ़ जाते हैं, तभी ये होता है। ओके, तो इट अकर्स व्हेन सर्टन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप infrared radiation, that is UV rays, and this effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. कुछ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिखा है, एम की जगह पे डब्ल्यू आएगा। ओके, तो क्या होता है, बहुत कुछ गैस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो यूवी रेज को, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब की वजह से पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती जाती है और गर्मी पृथ्वी पे बढ़ती जाती है। तो जब पृथ्वी पे ज़्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ जाती है तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। हम आगे देखेंगे कि वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको दिखाया है किस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ती है। ये देखो, सन तो हमेशा गर्मी देता ही है, गर्मी देना सन का काम होता है, ठीक है। दूसरा जो है, फैक्ट्रीज लगाई है, व्हीकल्स है, सीएफसी गैस है, डिफॉरेस्ट्रेशन है। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब हम ट्रीज़ को कट करते जाते हैं, जंगल को कट करते जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ का काम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। तो बहुत सारी ऐसी वजह है जो हमने खुद क्रिएट की है गर्मी को बढ़ाने में। बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, फिर ओवन है, देन एसी है, और भी बहुत सारे गैजेट्स है जिसका हम उपयोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसकी वजह से बहुत सारे कार, लोग चल कर नहीं जाते, साइकिल का यूज़ नहीं करते, एक जन होता है तो भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर निकल पड़ता है, उसमें ही हमारी प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई है। तो ये एक रीज़न है कि ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वातावरण में। तो ये गैस बहुत सारा बढ़ जाता है तो क्या करता है, गर्मी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करने की वजह से पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब न्यूज़पेपर का कुछ है यहाँ पे कि न्यूज़पेपर में आपने ये पढ़ा होगा, वो हम मूव करते हैं, वो हम रिमूव करते हैं, हम ये नहीं करना है। हम आगे चलते हैं कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है, हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, पृथ्वी गर्म कैसे हो जाती है अचानक से। ओके, तो द ग्रीन हाउस गैसेस, अब हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC गैस भी बोला जाता है, एंड हेलोकार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये 3 जो है बहुत मेन है, ठीक है। यू कैन सी हियर इन दिस सर्कल, ये जो आपको एक सर्कल जैसा दिखाया है उसमें आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 64% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65% है, मीथेन 10% है, एंड हेलोकार्बन जो है 0.5% है। तो ये 3 जो है वो पृथ्वी को गर्म करने में मदद करते हैं, लेकिन पृथ्वी की गर्मी जो है वो कुछ मात्रा में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ये जो गैसेस बढ़ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी जो है हीट होगी तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये 3 जो है गैसेस वो आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन। ओके, तो ये आपको मेन जो है वो याद रखना है कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है। तो 3 गैसेस की वजह से होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दिस आर द मेन थिंग्स। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिखाया है, ग्लोबल टेम्परेचर
साल के हिसाब से पहले कैसा था, अभी 2000 में कैसा, और 2020 में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, सी थिंक के नीचे एक बॉक्स दिया है कि प्रपोर्शन ऑफ गैसेस जो है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो देखो, थर्मल पावर स्टेशन है, मोटर कार है, एसी है, टीवी है, ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, वो कितना किलोग्राम जो है ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। तो टाइम ड्यूरेशन भी दिया है, और ये सब गैजेट्स की वजह से ही क्या होता है, ज़्यादातर पृथ्वी गर्म हो जाती है। ओके, मीथेन CH4 गैस भी बोला जाता है उसको। द मैसिव इंक्रीज इन मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reason listed below। ये कुछ टेक्निकल टर्म है कि मीथेन गैस जो है पहले कितना प्रोपोर्शन में था, और आज वो 2005 की बात कर रहे हैं, आज तो हम 2020 में जी रहे हैं। तो कितना बढ़ गया है, ppm कितना बढ़ गया। आगे हम ppm के बारे में देखेंगे। ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिया है वहाँ पे ppm का मीनिंग बताया है कि ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब मान लो कि 280 ppm है, मतलब 0.28%। तो वो इतना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही याद रखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मीथेन गैस की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा मीथेन किस में होता है पता है? सबसे ज़्यादा मीथेन गैस एक्सहेलिंग ऑफ एनिमल्स में होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में होता है। मतलब काउ डंग जो होता है, फिर आपने कैमल के बारे में सुना होगा, कैमल का जो डंग होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस जो है वो पाया जाता है। तो ज़्यादातर एनिमल जो भी डंग होते हैं, एनिमल का डंग, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पैडी कल्टीवेशन में भी मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। ओके, अब हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों बढ़ता है? तो हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, अलग अलग प्रकार के स्प्रे जो है, एरेस्ट्रल स्प्रे जो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब यूज़ करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। ओके, तो ये 3 गैस के बारे में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इफ़ेक्ट्स क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग से, और ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं वो देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक तो हमने देखा ग्रीन हाउस फार्मिंग, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस फार्मिंग। दूसरा देखा व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा हमने देखा ग्रीन हाउस गैसेस, 3 मेन जो है उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड।